हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। तो जैसा कि कवर कर रहे थे हम अपना हिंदी का पोर्शन, और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना हिंदी की बोलियां और उसकी उपभाषाएं। जो भाषाएं थी हिंदी की वह 5 उपभाषा, और साथ ही जो बोलियां थी वह 18 बोलियां थी। ठीक है, इसके साथ ही हमने पहाड़ी जो हिंदी है उसको जाना, उसके अंतर्गत जितनी बोलियाँ आ सकती हैं उनको समझा। तो आज हम जानेंगे हमारी जो राजभाषा है हिंदी के बारे में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राजभाषा का। यहाँ पे राजभाषा का अर्थ आप सभी जानते ही होंगे कि जो राजकाज की भाषा है, जिसको पुराने टाइम पे दरबारी भाषा भी कहा जाता था, वह राजभाषा कहलाती है। यहाँ पे राष्ट्रभाषा जो होती है वह होती है किसी राष्ट्र में, संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा, जो आम जनता द्वारा भी बोली जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब यहाँ पर राष्ट्रभाषा जो था वह संवैधानिक शब्द नहीं था, जो मैंने आपको बतलाया, लेकिन जो राजभाषा है, राजभाषा जो है यह एक संवैधानिक शब्द है, अर्थात संविधान में इसका उल्लेख है। ठीक है, संवैधानिक शब्द है। तो हुआ यूं कि जो राजभाषा है हिंदी, जब संविधान निर्माण हो रहा था, ये कहें कि संविधान के निर्माण के प्रारंभ में जो हिंदी थी, हिंदी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा बनाने के मत में कुछ हमारे जो आंदोलनकारी थे, या ये कहें कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे वह थे, और इसके साथ ही हमारी जो हिंदी के विपक्षधर थे, या जो हिंदी को राजभाषा या राष्ट्रभाषा नहीं बनाना चाहते थे, कुछ लोग वह भी थे। अब हुआ यूँ कि जो हिंदी थी वह केवल जो 46% हमारी जनता थी भारत देश में, वही उस चीज़ को समझती थी, या ये कहें कि वही बोलती और समझती थी। बाकी जो हमारे उच्च अधिकारियों के काम होते थे वह सारे इसमें अंग्रेजी में होते थे। तो अंग्रेजों का एक ये कहें कि बहुत समय तक भारत जो गुलाम था, तो एक अंग्रेजी को एक तरह से छोड़ना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि राजभाषा बनाने के बाद जो हमारी हिंदी होती, वह सभी जितने कार्यालयी कार्य होते या आम जनता के कार्य होते उसमें हिंदी बोली जाती, और साथ ही जो इंग्लिश है उसको छोड़ना इस वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया। और इसके साथ ही हिंदी को राष्ट्र भाषा नहीं बना सकते थे, क्योंकि भारत के जो निचले क्षेत्र, दक्षिण की तरफ जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर केरल या तमिलनाडु, उनकी जो मातृभाषा है वह हिंदी ना होकर उनकी अपनी भाषा है। तो इसमें क्या हो सकता था कि हिंदी को अगर राष्ट्रभाषा बनाया जाता तो वह, क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र में नहीं बोली जाती थी, तो इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना एक पॉसिबल नहीं यहाँ पर था। ठीक है, तो हिंदी जो थी वो राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती थी। तो इसमें क्या हुआ कि इसके जो पक्षधर थे हिंदी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा बनाने में, और साथ ही जो इसके विपक्षी थे, उनके बीच बहस हुई। ठीक है, उनके बीच जो बहस का समय था वह था 11 सितंबर से 49 का समय। ठीक है, तो 11 सितंबर से 14 सितंबर 1949 तक इनके बीच, इनके मध्य बहस चलती है, जिसको, इस बहस को जो समझाता हुआ था वह मुंशी आयंगर फॉर्मूले द्वारा। ठीक है, तो जो हिंदी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा बनाने के पक्षधर थे, और जो हिंदी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा नहीं बदलाना चाहते थे, या ये कहें कि हिंदी के विपक्षी थे, तो उनके बीच जो बहस का काल था, ये कहें कि बहस का समय था, वह यह समय था। और इनके बीच जो समझौता हुआ, तो वह मुंशी आयंगर फॉर्मूला, इस समझौते द्वारा इनके बीच समझौता हुआ। तो इसमें कुछ इनके प्रावधान थे, जैसे कि हिंदी जो है वो संविधान सभा के शुरुआत होने, या ये कहें कि संविधान के निर्माण के प्रारंभ के 15 वर्ष पश्चात ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। और इसके साथ ही जो हमारी अंग्रेजी है, तब तक जितना भी हमारा कार्यकाल में जितने भी कार्यालयी कार्य हैं वो सारे किसमें, अंग्रेजी में होंगे। ठीक है, तो यह इसमें जो था हमारा, यह हमारा हिंदी के राजभाषा के हिंदी जो है उसके बारे में मुंशी आयंगर फॉर्मूला द्वारा जो समझौता हुआ वह था। ठीक है, तो इसके बाद आता है
जो हिंदी को संविधान में जो अनुच्छेद या ये कहें कि जो उनके नियम दिए गए हैं, जो उनको हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं उनको जानते हैं, उनको समझते हैं। ठीक है, तो राजभाषा जो हमारी हिंदी थी, हिंदी है, तो इसमें जो अनुच्छेद हमें दिए गए हैं वह है भाग 5 अनुच्छेद 120। यह है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, तो सबसे पहला है भाग 5 जिसमें अनुच्छेद 120 है, वह संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, उसके बारे में बतलाया है। तो यहाँ पे संसद में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है, या ये कहें कि राजभाषा है, वो हमारी क्या होगी, हिंदी होगी। पर यहाँ पे संसद का अध्यक्ष या ये कहें कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो संसद के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में या अपनी जो उसकी भाषा है उसमें संवाद करने का अधिकार दे सकता है या अनुमति दे सकता है। यह इस अनुच्छेद के अंतर्गत है। ठीक है, भाग 5 के बाद जो दूसरा है वह है भाग 6, जो है अनुच्छेद 210, जिसमें है विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 210 है उसमें विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा के बारे में बतलाया है। तो यह भी राजभाषा या हिंदी होगी, पर विधानमंडल का अध्यक्ष या कहें कि विधानसभा अध्यक्ष किसी भी विधानमंडल के सदस्य को अपनी जो बात है, अपनी बात रखने का अपनी मातृभाषा में वो संबोधन करने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, तो विधानमंडल का जो अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है, वह किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में संबोधन करने का वह अनुमति दे सकता है। तो ये इसमें 210 अनुच्छेद जो है उसमें यह बतलाया गया है। ठीक है, तो संसद में प्रयोग होने वाली भाषा हिंदी या इंग्लिश हो सकती है राजभाषा के अंतर्गत, और साथ ही विधानमंडल में भी जो प्रयोग होने वाली भाषा हिंदी या इंग्लिश हो सकती है। पर इनमें दोनों में जो संसद का अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष है वह, और साथ ही विधानसभा का जो अध्यक्ष है वह संसद में या जो यहाँ विधानमंडल का जो सदस्य है उसको अपनी मातृभाषा में संबोधन करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा भाग 17 जिसमें अध्याय फर्स्ट है, उसमें है संघ की भाषा। ठीक है, संघ की भाषा। तो अध्याय फर्स्ट के अंतर्गत जो संघ की भाषा है, इसमें पहला है अनुच्छेद 343 जिसमें है संघ की राजभाषा। तो अनुच्छेद जो 343 है वह संबंधित है संघ की राजभाषा से, जिसके अंतर्गत इसके अनुच्छेद 343 ए, अनुच्छेद 343 2 और अनुच्छेद 343 3 शामिल है। ठीक है, तो अनुच्छेद 343 1 के अनुसार जो हमारी संघ की भाषा है, जो राजभाषा है, वह हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, जो अनुच्छेद 343(2) है उसके अनुसार संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्ष पश्चात हिंदी
जो होगी वह को राजभाषा का दर्जा मिलेगा। ठीक है, तो संविधान प्रारंभ होने के 15 वर्ष के पश्चात हिंदी को राजभाषा का दर्जा अनुच्छेद 343(2) के अनुसार मिलेगा और 343(3) के अनुसार जो अंग्रेजी है संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्ष पश्चात भी उपयोग में ली जाएगी। ठीक है, तो मतलब इसका ये है कि अनुच्छेद जो 343(a) है या क है, उसके अनुसार जो हमारी संघ की राजभाषा है वो हिंदी और इसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी लिपि होगी। और जो तो अनुच्छेद 343(2) है, इसके अनुसार जो संविधान प्रारंभ होने के 15 वर्ष से पश्चात जो है हिंदी, उसको राजभाषा का दर्जा मिलेगा। और जो अनुच्छेद 343(3) है, इसके अनुसार जो अंग्रेजी है उसको 15 वर्ष पश्चात भी सुचारू रूप से जो कार्यालयीय कार्य हैं वहाँ पर इसका उपयोग होता रहेगा। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पर जो अनुच्छेद हैं उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जानते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट है, तो इसके बाद आता है इसी में एक अनुच्छेद 344 जिसमें है राजभाषा के संबंध में आयोग तथा संसद की समिति। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 344 है यह अध्याय फर्स्ट का ही भाग है जिसमें राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति आता है। इसमें राजभाषा के संबंध में जो आयोग है वह है जिसको प्रथम राजभाषा आयोग या बीजी खेर आयोग भी कहते हैं, जिसकी स्थापना या इसका गठन 7 जून 1955 को हुआ। ठीक है, इसमें बीजी खेर आयोग, इसका पूरा जो अभिप्राय है वह है बाल गंगाधर खेर आयोग। ठीक है, तो इसको प्रथम राजभाषा आयोग या बाल गंगाधर खेर आयोग भी कहते हैं, जिसका गठन जो हुआ था वह हुआ था 7 जून 1955 को। ठीक है, तो इसके बाद जो है वह है समिति संसदीय राजभाषा समिति, या इसे कहते हैं जीबी पंत समिति, जिसका जो गठन हुआ था, इसका गठन 16 नवंबर 1957 को हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो 2 पॉइंट बनते हैं या जो 2 क्वेश्चन पूछता है वो ऐसे ही पूछता है कि राजभाषा के संबंध में जो आयोग है या पहला आयोग, उसका निर्माण या उसका गठन कब हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 7 जून 1955 उसका आंसर हो जाएगा, या उसके बारे में अगर नाम पूछता है तो वह बीजी खेर आयोग कहलाएगा। और इसके बारे में जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वह है संसद की समिति, या जिसे संसदीय राजभाषा समिति या जीबी पंत समिति कहते हैं। यहाँ पे जीबी का अभिप्राय है गोविंद बल्लभ पंत समिति, जिसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 16 नवंबर 1957 को। ठीक है, तो अध्याय फर्स्ट के अंतर्गत ये चीज़ें हैं। अब जानते हैं हम अपने अध्याय जो सेकंड है उसके बारे में।
तो जो अगला है हमारा अध्याय, उसके बारे में जानते हैं। तो अध्याय जो सेकंड है उसमें है प्रादेशिक भाषाएं। ठीक है, अगर देखो क्वेश्चन बन जाता है कि अज्ञा पूछ लेता है अगर अध्याय फर्स्ट में क्या है, तो इसमें आप बता सकते हैं संघ की भाषा, और जो अध्याय सेकंड है इसमें है प्रादेशिक भाषाएं। ठीक है, तो अध्याय सेकंड के जो दूसरा है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 345 आता है फर्स्ट, जिसमें है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत है अनुच्छेद जो 345 है, उसके अंतर्गत है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। ठीक है, तो जो इसके बाद है जो अनुच्छेद अगला है वह है अनुच्छेद 346। इसके अंतर्गत है एक राज्य तथा किसी अन्य या दूसरा राज्य अथवा, देखिए, एक राज्य तथा अन्य राज्य या एक राज्य तथा अन्य केंद्र शासित जो प्रदेश है के मध्य पत्रादि या ये कहें कि पत्राचार की जो भाषा है उसका उल्लेख इस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 345 है 346 है, उसमें एक राज्य तथा अन्य राज्य, एक राज्य और अन्य केंद्र शासित प्रदेश के बीच जो मध्य जो पत्रादि की भाषा है उसके बारे में बतलाया गया है। और इसके बाद जो है अनुच्छेद 347, इसके अंतर्गत किसी जो राज्य है, राज्य की जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध, तो यह इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 345 है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। जो अनुच्छेद 346 है एक राज्य तथा अन्य केंद्र शासित या राज्य के बीच जो है पत्रादि की भाषा, और अनुच्छेद 347 है किसी राज्य की जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है उसके संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है, तो यहाँ पर जो 345 है इसमें राज्य की राजभाषा हिंदी होगी या जो क्षेत्र की जो राजभाषा है उसके बारे में बतलाया गया है। ठीक है, यह राजभाषाएं। और जो 346 है उसमें है एक राज्य तथा अन्य राज्य जो है अन्य केंद्र शासित प्रदेश है उसके मध्य जो पत्रादि की जो भाषा होगी वो तो या तो राजभाषा होगी या जो दोनों की सहमति, जो एक राज्य या अन्य राज्य है या एक राज्य और अन्य केंद्र शासित प्रदेश है उनके मध्य जो आपसी सहमति से जो भाषा में जो पत्राचार करेंगे वह इसके अंतर्गत आता है, कर सकते हैं। और इसमें जो 347 है इसके अनुसार एक राज्य के जनसंख्या जो जनसंख्या है उनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसके एक नियत या ये कहें कि पर्याप्त संख्या की जो जनता है उनके द्वारा जो भाषा जो बोली जाती है उसको यदि वो मान्यता प्राप्त कराना चाहते हैं या उसको अपनी मातृभाषा या राजभाषा बताना चाहते हैं तो वह क्या करेंगे कि राष्ट्रपति जब उस पर अपनी सहमति प्रदान करेगा तो वह किसी भी राज्य की जो जनसंख्या है पर्याप्त जनसंख्या उसके लिए होनी चाहिए, तो वह उस भाषा को अपनी भाषा या द्वितीय राजभाषा बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने जाना जो राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं हैं अनुच्छेद 345 में, और 346 में उसके पत्र आदि की भाषा जो है उसको जाना, और 347 में किसी राज्य द्वारा बोली जाने वाली भाषा है अगर वह उसको
सरकारी या ये कहें कि उसको अपनी राजभाषा बनाना चाहते हैं तो वह उसको अपनी द्वितीय राजभाषा बना सकते हैं, पर उसमें जो राष्ट्रपति है वह एक पर्याप्त जनसंख्या जब वह होगी तो उस पर अपनी सहमति प्रदान कर उसको राजभाषा बना सकता है। ठीक है, तो इसके बाद है हमारी जो अध्याय 3 है उसको जानते हैं। इसके बाद है हमारा जो अध्याय 3 है उसको जानते हैं। तो अध्याय 3 में है हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो प्रयोग होने वाली भाषा है उसको जानते हैं। ठीक है, तो अध्याय जो 3 है उसके अंतर्गत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो यूज़ होने वाली भाषा है, जो प्रयोग होने वाली भाषा है वह आती है, जिसमें फर्स्ट है अनुच्छेद 340, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो उसके अधिनियम हैं और विधेयकों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है। उसको इस अनुच्छेद के अंतर्गत बतलाया गया है। और साथ ही इसके बाद है अनुच्छेद 349, इसमें है भाषा से संबंधित विधियां अधिनियमित करने हेतु विशेष प्रक्रिया। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो है जो अध्याय 3 है उसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद आते हैं, जिसमें पहला है अनुच्छेद 348, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो अध्यादेश होते हैं या ये कहें कि जो अधिनियम या विधेयक होते हैं उनके लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है उसके बारे में यहाँ पे बतलाया गया है। और जो अनुच्छेद 349 है उसमें भाषा से संबंधित जो विधियाँ हैं, कुछ विधियाँ, उनको अधिनियमित करने हेतु विशेष प्रक्रिया जो है उसके बारे में बतलाया गया है। ठीक है, जो इसमें पहला है अनुच्छेद 348, इसमें जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अधिनियम या विधेयकों के लिए जो प्रयोग होने वाली भाषा है वह आधिकारिक भाषा इंग्लिश या हिंदी हो सकती है, तब तक जब तक संसद द्वारा उसमें उपबंध न किया जाए तब तक वह इंग्लिश हो सकती है। और जो अनुच्छेद 349 है उसमें जो विधियां हैं उनको अधिनियमित करने के लिए यही कहें कि किसी भाषा को संविधान के जो प्रारंभ होने के 15 वर्ष के पश्चात कोई भाषा से संबंधित कोई उपबंध है उसको संसद में पेश तभी किया जा सकता है जब वह राष्ट्रपति की पूर्व उसमें सहमति हो। ठीक है, तो 349 के अंतर्गत है जो हमारी जो संविधान है उसके प्रारंभ होने के 15 वर्ष पश्चात यदि किसी भाषा को बंद करने का कोई विधेयक पारित करना है तो वह राष्ट्रपति के पूर्व सहमति के बाद ही संसद में प्रवेश पा सकता है। यह अनुच्छेद 349 में दिया गया है। ठीक है, तो अध्याय 3 के अंतर्गत ये 2 हमारे अनुच्छेद आए। तो इसके बाद है हमारा जो अध्याय है वो अध्याय 4 आता है। अध्याय 4 में है विशेष निर्देश। ठीक है, अध्याय 4 में आते हैं विशेष निर्देश, जिसमें पहला है अनुच्छेद 350 इसमें है व्यथा के निवारण हेतु अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है उसके बारे में बतलाया गया है। इसके अंतर्गत
अनुच्छेद 350 एक और अनुच्छेद 350 दो शामिल हैं, जिसमें 350 एक है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा जो सुविधाएं हैं वह, और साथ ही जो 350 दो है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी वह शामिल है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आते हैं हमारे 351 और 352 अनुच्छेद, जिसमें व्यथा के निवारण के लिए जो अभ्यावेदन होगा उसमें प्रयोग की जाने वाली भाषा जो होगी, या ये कहें कि जो कानूनी हमारे जितने भी कार्यवाही होती है या कोई भी अपनी जो कोई व्यक्ति अपनी व्यथा उसके निवारण के लिए अपनी जो प्रार्थना पत्र है वो अपनी मातृभाषा में उस मातृभाषा में आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 350 में दिया गया है। और 350 एक के अनुसार जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं उसमें जो प्राथमिक स्तर पर उनकी जो पढ़ाई होगी या उन पर जो शिक्षा दी जाएगी वह उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, यह 350 एक में दिया गया है। और 350 दो के अनुसार जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति किसके राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यह इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसके साथ ही जो 350 जो हमारा अनुच्छेद है उसमें वो खत्म होता है, और इसके बाद है अनुच्छेद 351। तो इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 351। ठीक है, 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देश, अर्थात संघ हिंदी के विकास के लिए कार्य करेगा, यहाँ पर इस अनुच्छेद 351 का अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना जो हिंदी है उसमें जो संविधान के अनुच्छेद हैं या भाग हैं तो उनको समझा यहाँ पर। तो इसके अंतर्गत हमारे भाग 17 में 4 भाग हैं जिनको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो 351 है उसमें संघ जो है वह हिंदी के विकास के लिए कार्यरत रहेगा, यह अनुच्छेद 351 में दिया गया है। ठीक है, तो आज जो हमने जाना वह ये संविधान में जो हिंदी जो राजभाषा है उसके जो अनुच्छेद हैं उनको जाना। ठीक है, तो इसके बाद जानते हैं हम अपने पर्यायवाची शब्दों को। तो शुरू करते हैं हम अपने पर्यायवाची शब्दों को। यहाँ पर जो 5 हैं उसमें पहला है युद्ध। युद्ध का होता है रण, जंग, समर, लड़ाई, संग्राम। पुरुष का होता है आदमी, जन, नर, मर्द, मनुज, मनुष्य, मानव और मानुष। पवन का होता है वायु, वात, हवा, समीर, बयार, अनिल, पवमान और मारुत। नदी का होता है सरिता, तटनी, तरंगिनी, आपगा, निर्झरिणी, वाहिनी और निम्नगा। दांत का होता है दंत, दसन, द्विज, द्विज और रद और रदन। ठीक है, रद, रद से आप ध्यान रखना, रदन या रदन से आप ध्यान रखिएगा, रद होता है। ठीक है, तो यह दांत के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, देखिए होने को तो सारे इम्पोर्टेंट हैं पर जो ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वह है पवन, नदी और युद्ध का, तो आप इसको ध्यान रखिएगा।
और इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हमने जान लिया है। जैसे मानव या मानुष का पूछ लेगा, उसमें पुरुष इसका पर्यायवाची किसका हो जाएगा, मानव या मानुष का। साथ ही निर्झरणी या निम्नगामी भी कई बार पूछ लेता है, जो नदी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम जानते हैं अपने विलोम शब्दों को। तो जानते हैं हम अपने 5 विलोम शब्दों को जो यहाँ पर लिखे गए हैं, जिसमें पहला है क्रम। क्रम का होता है व्यतिक्रम, घटक का होता है समुदाय, गाढ़ा का होता है पतला, खेत का प्रसन्नता, निर्मल का होता है मलिन। ठीक है, तो साथ ही इसके अर्थ बतलाता हुआ चलता हूँ। जिसमें क्रम होता है, क्रमवार जो होता है, यही कहें कि क्रम से आगे बढ़ना, एक के बाद एक, वह क्रम कहलाता है। व्यतिक्रम जो क्रम के अनुसार नहीं है, जो एक के बाद एक नहीं आता है, वह व्यतिक्रम। घटक होता है किसी का भाग, किसी का अंश, घटक कहलाता है। समुदाय होता है मिश्रित रूप। ठीक है, एक से ज़्यादा जो होता है वो समुदाय। गाढ़ा होता है जो आप सभी जानते होंगे, गाढ़ा का पतला। ठीक है, खेत का होता है दुख, ये खेत का जो पर्यायवाची है खेत का, वह दुख हो जाएगा। प्रसन्नता खुशी, प्रसन्नता इसका विलोम हो गया। निर्मल होता है स्वच्छ, उसे निर्मल कहते हैं। मलिन होता है गंदगी या जो मैला होता है, या ये कहें कि जो गंदगी होती है वह मलिन कहलाती है। ठीक है, तो जाने हमने 5 विलोम शब्दों को। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो अगर आपने इसमें से कुछ आपको नई चीज़ें जानने को मिली, तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें आपको सपोर्ट मिलता रहे, और बेल आइकन दबाने से आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।